हाय गाइस। तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, आखिर केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसे क्या होता है कि नए प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन को पहचानने का तरीका क्या है कि कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं। तो वो दो तरीका मैंने बता दिया था पहले लेक्चर में। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा वहां पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 1 क्लास 10th के नाम से डाला हुआ है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तीसरा तरीका जिससे हम पहचान सकते हैं कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं दो सब्सटेंसेस रखे हुए हैं, यदि उनमें से किसी एक का, यदि दो सब्सटेंसेस को हम लोग रिएक्ट करने के लिए आपस में रख दें और ना गैस इवॉल्व हो ना प्रिसिपिटेट बने, तब कैसे पहचानेंगे भाई कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यदि उन दोनों में से किसी एक सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाए या फिर नया सब्सटेंस बनेंगे ही, नया सब्सटेंस बनेगा और पुराने के मुकाबले उसका कलर चेंज हो जाए, तो इससे ही पता चल सकता है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसा कि ये है पोटासियम आयोडाइड, ठीक। पोटासियम आयोडाइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं लीड नाइट्रेट से तो क्या फॉर्म होता है? लीड आयोडाइड का येलो कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। पहले ये सब कलरलेस थे, ये भी सॉल्यूशन था, ये भी सॉल्यूशन था, दोनों कलरलेस थे। जब आपस में रिएक्ट किए और नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ जो कि है लीड आयोडाइड, तो वो एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट बना। तो यहां पे क्या हुआ? चेंज इन कलर हुआ। पहले कलरलेस थे टोटल, ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस, लेकिन क्या हुआ रिएक्शन के बाद क्या हुआ? येलो कलर रिएक्शन, वो जार में, जिस जार में आप इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे देखेंगे कि येलो कलर का प्रिसिपिटेट धीरे धीरे नीचे बैठता जा रहा है। तो यहाँ पे कलर चेंज हुआ तो हम लोग को मालूम चलेगा कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखिए, एक केमिकल रिएक्शन बहुत तरह के ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिसिपिटेट भी बन रहा है, साथ साथ कलर भी चेंज हो रहा है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स से मिल रहा है, पहला की प्रिसिपिटेट बन रहा है, दूसरा कलर भी चेंज हो रहा है। समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। बुक में दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, वही जो लेमन जूस ये सब में से मिल जाएगा आपको। सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटासियम परमैंगनेट, पर्पल कलर पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो देखिए पोटासियम परमैंगनेट किस कलर का है? अभी पर्पल कलर का, ठीक। तो जब इसको रिएक्ट कराएंगे हम सिट्रिक एसिड के साथ, जब हम पर्पल कलर के पोटासियम परमैंगनेट को रिएक्ट कराएंगे तब फॉर्म क्या होगा? परमैंगनिक एसिड। क्या फॉर्म होगा? परमैंगनिक एसिड, HMnO4, ठीक है, HMnO4 परमैंगनिक एसिड फॉर्म होगा जो कि कलरलेस होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले पोटासियम परमैंगनेट जो था वो पर्पल कलर का था, यानी कि सॉल्यूशन में पर्पल कलर होगा। रिएक्टेंट के बाद क्या हुआ, रिएक्शन के बाद क्या हुआ? कलरलेस हो गया, जो जार था उसमें कलर गायब हो गया। और साथ में ये भी बना है सेट्रेट, ठीक, C6H6K3O7। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, पर्पल कलर से कलरलेस हो जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन हो तो हम उसे इस तरीके से पहचान सकते हैं कि यदि कलर चेंज होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, पहले मान लीजिए कलरलेस था, कुछ कलर आ गया, या फिर यानी कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पहले कुछ कलर था, बाद में कलरलेस हो, यानी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रहे हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है, जैसे आप आयरन को डाल दीजिएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस कलर का होता है? जैसे आयरन को हम डाल दिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब रिएक्ट करेंगे आपस में ये सब, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल आगे आप आगे के लेक्चर में समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। रिएक्टिव ज्यादा है कॉपर से, इसको डिस्प्लेस करे इसके कंपाउंड से, ठीक है, ये आगे आप समझेंगे अगली वीडियो में। तो जो ये बना फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बना, ये ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का? तो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, लाइट ग्रीन होता है, ग्रीन मान के चलेंगे। और साथ में कॉपर बनता है रेड ब्राउन।
तो यहाँ भी आप देखिए क्या हो रहा है, फिर से कलर चेंज। पहले क्या था, सॉल्यूशन में ब्लू कलर था, एक मान लीजिए ये हो गया आपका। चलिए मैं कुछ रब करूंगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये है आपका जार, इसमें मान लीजिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा हुआ जो कि ब्लू कलर का अभी, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि है ब्लू कलर का। अब इसमें मान लीजिए आप आयरन नील डाल दिए, कोई काटी आयरन का डाल दिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो आगे समझेंगे आप। तो इसका कलर चेंज होके ब्लू से क्या हो जाएगा, ये लाइट ग्रीन हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा। क्यों भाई, इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के कारण, सॉरी इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के कारण। तो आप ये भी समझ गए कि कोई केमिकल रिएक्शन को हम यदि कलर चेंज हो रहा होगा तो उससे पहचान सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा तरीका है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब कैसे भाई, टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, ठीक है, देखो कैसे होगा, समझो। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब वहां पे समझ जाएंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए क्विक लाइम सुने होंगे आप, क्विक लाइम, जिसका हम लोग व्हाइट पासिंग में यूज करते हैं, आगे फिर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब हम लोग क्विक लाइम को वाटर में डालेंगे, यानी कि वाटर के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा हमारा सिलेक्ट लाइम। क्या बनेगा, सिलेक्ट लाइम। और साथ में हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होगा यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। पहले बीकर का, तो जैसा कि मैंने बताया सिलेक्ट लाइम फॉर्म हो गया यहाँ पे और हीट प्रोड्यूस होगा। चलिए हीट प्रोड्यूस हो रहा है यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है समझिए, पहले बीकर ठंडा होगा, पहले बीकर ठंडा होगा, जब रिएक्शन हुआ तो बीकर गर्म हो गया, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर यहाँ पे हुआ। क्या हुआ, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब इसको सावधानी से करिएगा क्योंकि टेम्परेचर पर राइज हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब आप लोग क्विक लाइम को वाटर में मिलाइएगा तो सिलेक्ट लाइम फॉर्म होगा, साथ में हीट प्रोड्यूस होगा, यानी टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा। इसका मतलब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं प्रिसिपिटेट बढ़ रहा है, नहीं गैस बॉल हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इससे भी पता चल जाएगा हम लोगों को कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अरे ये एग्जाम्पल कुछ देखा सुना लग रहा है, लग रहा है पहला लेक्चर देखने में जरूर लग रहा होगा। मैंने बताया था एवोल्यूशन ऑफ गैस का ये एग्जाम्पल है कि जब हम लोग जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस एवॉल्व होगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होता है। जिस बीकर में आप इसको रिएक्ट कराइएगा, मान लीजिए बीकर है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड को रख दिया, H2SO4 को रख दिया मैंने, और इस यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक ग्रेन्यूल्स है, छोटे छोटे दाने। तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से H2 गैस फॉर्म होगा। और कैसे पहचानेंगे कि H2 गैस है, मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और ये H2 गैस प्रोड्यूस होगा और साथ ही ये जो बीकर होगा वो गर्म हो जाएगा, ये जो बीकर होगा वो गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी कि टेम्परेचर में चेंजेज आया। पहले ये बीकर गर्म नहीं था, जब ये दो सब्सटेंसेस डाले तो क्या हुआ कि बीकर गर्म हो गया,
यानी कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्लियर, समझ गए होंगे। अच्छा, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये सब तो था एग्जांपल इंक्रीज इन टेम्परेचर का। अब चलिए डिक्रीज इन टेम्परेचर का एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके साथ भाई, तो अमोनियम क्लोराइड के साथ। जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे NH4Cl, तो जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, BaCl प्लस वाटर प्लस अमोनियम प्लस अमोनियम। ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, जब हम लोग इसका बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जब हम, सॉरी यहाँ पे 2 होगा बैलेंसी मिस्टेक, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जब हम मिलाएंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा भाई, बेरियम क्लोराइड बनेगा और वाटर और NH3 अमोनिया बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब ये रिएक्शन होगा, जिस बीकर में रिएक्शन होगा उस बीकर को जाके टच कीजिएगा, ठंड महसूस होगा। ठंड के दिनों में और ठंड है ना, तो जो बीकर होगा वो ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो इससे पता चला वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है। उससे क्या पता चला, वहां पे टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है लेकिन कैसे, डिक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल हो गए चेंज इन टेम्परेचर का। हम लोग पहचान सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5वें, जो कि है हमारा चेंज इन स्टेट। लो भाई साहब, इस बार तो पूरा अवस्था ही बदल जाएगा पूरा अवस्था ही बदल जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप मोमबत्ती को देखे होंगे, बना देता हूँ बहुत सारा, 5 वाला बनाऊंगा 10 वाला मोमबत्ती। चलो अच्छा मोमबत्ती बनाता हूँ। ठीक है, 10 वाला लग रहा है 5 वाला, कमेंट करके बताना। ठीक है, ये हो गया, मोमबत्ती जल रही है। अरे भाई साहब, क्या मोमबत्ती आप बनाइएगा, इसमें तो रस्सी लगाए नहीं। ये रहा इसका फ्लेम, हाँ ये बन गया 10 वाला मोमबत्ती। ठीक है, ये बन गया 10 वाला मोमबत्ती। ये है कैंडल, ये है कैंडल। तो ये देखिए अभी किस फॉर्म में है, वैक्स। वैक्स एक तरह का यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में है। अब जब हम लोग इसको जलाते हैं, शुरू में ऐसे रहेगा, शुरू में चुपचाप ऐसे रहेगा बेचारा, ऐसा नहीं मैं जलूंगा, मेरा जलना काम है मैं जलूंगा, नहीं ऐसा नहीं करेगा। जब तक इसको कम्बस्ट नहीं करेंगे हम लोग जलेगा ऐसे। जब इसको हम लोग जलाएंगे तो क्या होगा, देखिए क्या क्या होगा। आप लोग देखे होंगे एक मोमबत्ती को जला के कुछ देर बाद है ये क्या होता है, साथ क्या क्या होता है, एक तो फ्लेम निकलता है। फ्लेम में क्या रहता है, हीट। फ्लेम में क्या रहता है, हीट। हीट के साथ क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वहां पे CO2 गैस रिलीज होता है। ठीक है, गैस रिलीज हुआ। साथ में देखिए और क्या होता है, जब पूरा मोमबत्ती आपका खत्म हो जाता है, तो नीचे लिक्विड की तरह हल्का हल्का बच जाता है, और वो भी धीरे धीरे उसको भी जलाएगा तो खत्म हो जाएगा। मतलब पूरा लिक्विड बन जाता है, या वो भी उड़ जाता है, वेपर के फॉर्म लास्ट में उड़ ही जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कि वैक्स सॉलिड था, जब उसको हम लोग बर्न किया, यानी केमिकल रिएक्ट करवाए, केमिकल रिएक्शन जब हुआ वैक्स का, तो गैस रिलीज हुआ। ठीक है, गैस रिलीज हुआ, साथ में हीट भी प्रोड्यूस हुआ। उससे कोई यहाँ पे नहीं है, चेंज इन स्टेट का बात करेंगे तो चलिए, गैस रिलीज हुआ, यानी कि जो सॉलिड था वो गैस में आधा कन्वर्ट हुआ, कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, जो कि बाद में वेपर बन गया। समझ में आ रहा है, वैक्स सॉलिड था, CO2 गैस में बदल गया, CO2 गैस में बदला, CO2 गैस है, वैक्स गैस में बदल रहा,
फिर थोड़ा लिक्विड मतलब जो कि बाद में फिर से जल के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे चेंज इन स्टेट कैसे हो रहा है। तो यदि कहीं पे चेंज इन स्टेट हो जा रहा है, मान लीजिए कोई लिक्विड था वो सॉलिड बदल गया, जैसे यहाँ पे था सॉलिड था लिक्विड में बदल गया, गैस में बदल गया, तो यदि स्टेट में चेंजेज आ जाए दो सब्सटेंसेस के रिएक्ट करने से या कुछ रिएक्शन होने से, तो वहां पे समझ जाएंगे क्या हो रहा है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कोई डाउट? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मोमबत्ती का 10 वाला मोमबत्ती स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो होता क्या है केमिकल इक्वेशन? मान लीजिए मैंने बोल दिया आपको कि जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो इसको लिखने के लिए क्या करना है आपको भाई? ज्यादा पेन खर्च करना पड़ेगा। आप ऐसे लिखिएगा, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। 2 लाइन का लगेगा, मतलब पेज भी बर्बाद हो रहा है, समय भी बर्बाद हो रहा, और 5 रुपए का इंक भी बर्बाद हो रहा। 5 रुपए नहीं, कुछ इंक बर्बाद हो रहा होगा, मतलब इंक भी बर्बाद हो रहा है। तो इन्हीं सबको बचाने के लिए साइंटिस्ट ने सोचा कि बच्चों का पैसा बचाया जाए भाई, बच्चों का इंक ज्यादा खत्म नहीं होना चाहिए। और एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, मजाक था, एक रिप्रेजेंटेशन के लिए अच्छा सा साइंटिस्ट ने सोचा कि उनको क्यों ना फॉर्मूले से दिखाया जाए, एक इक्वेशन से दिखाया जाए। तो वही होता है केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? तो इट इज ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। व्हाट? इट इज व्हाट ए केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन, इट इज अ शॉर्ट हैंड representation of any chemical reaction with the help of formulas and symbols of the reactants and products। क्लियर? केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, एक बहुत ही छोटा रिप्रेजेंटेशन है। क्या का भाई? क्या का रिप्रेजेंटेशन है? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने बोला था जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इतना बड़ा, अब इसको छोटा देखिए कैसे लिखूंगा। जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? ठीक है। अरे अभी नहीं, ये आपको बाद में समझाऊंगा। पेशेंस रखिए आप, ठीक है? वही पेशेंस रखिए। गैस के लिए इसको दिखाई देता हूँ। चलिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, हम लोगों को उतना बोलने से अच्छा हमने ये लिख दिया कि जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कितना छोटा, एकदम एक लाइन में हो गया। तो यही होता है केमिकल इक्वेशन। किसकी सहायता से भाई किए हम लोग? सिंबल की सहायता से। एलिमेंट का सिंबल होगा या किसी कंपाउंड का फार्मूला होगा, ये ना होगा? किसी कंपाउंड के फार्मूलाज के सहायता से, सिंबल के सहायता से, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो होगा उसके सिंबल्स और फार्मूलाज के सहायता से हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही जिससे रिप्रेजेंट करते हैं उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ गए हैं? बिल्कुल। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक और एग्जांपल दे दूं? चलिए ठीक है। मैंने बोला कि क्विक लाइम इज
react with water to form slaked lime and produce heat। जैसे कि पहले एग्जांपल समझा, मैं ये बार बार एग्जांपल क्यों समझा रहा हूँ, बाद में आपको पता चलेगा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है इसीलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। चलिए CaO प्लस H2O, तो देखिए जैसा कि था कि क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सिलेक्ट लाइम का फॉर्मेशन करता है और साथ में हीट रिलीज होता है। तो इतना लंबा बोलने के अलावा हम लोग सिर्फ ये लिख सकते हैं कि CaO प्लस H2O रिएक्ट टू फॉर्म CaOH2 एंड प्रोड्यूस हीट। हो गया, वही चीज है। तो केमिकल इक्वेशन हुआ क्या, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। क्या, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन का किसकी सहायता से, तो फॉर्मूलाज और सिंबल्स की सहायता से, जो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के होंगे। क्लियर, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब कोई भी केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए। जैसे यहाँ पे देखिए Zn था, पिछला वाला एग्जाम्पल H2SO4 था, रिएक्ट टू फॉर्म ZnSO4 प्लस H2। तो बस ये लिखने से पता ये चल रहा है हम लोगों को कि जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बना रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन जिंक यहाँ पे किस फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है कि सॉलिड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है ये नहीं पता चल रहा है। ठीक, हीट एवॉल्व हो रहा है, सॉरी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वही हीट एवॉल्व हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या कुछ पता चल रहा है, नहीं। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे। केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, इसका मतलब है और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना कैसे भाई। तो देखिए पहला तरीका है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स। बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स, देखिए फिजिकल स्टेट्स दिखाकर हम लोग और ज्यादा उसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। यहाँ पे पता चलेगा कि जिंक सॉलिड के फॉर्म में है और ये एक्वस के फॉर्म में है। एक्वस यानी कोई भी कंपाउंड विद वाटर, कोई भी कंपाउंड जब पानी में घुला देते हैं उसको तो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और यहाँ पे भी जिंक सल्फेट एक्वस, और ये क्या है, गैस के फॉर्म में। क्लियर, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव, ज्यादा उससे ज्यादा हम लोग को सूचना प्राप्त हो कैसे बना सकते हैं। तो पहला तरीका, उसके सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किस फॉर्म में रिएक्ट कर रहे हैं, किस फॉर्म में, सॉलिड लिक्विड गैस, उस फॉर्म को हम लोग डिनोट कर देंगे इस सिंबल से। जैसे सॉलिड के लिए S, सॉल्यूशन यानी कि एक्वस के लिए AQ, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G। चलिए ये तो हुआ पहला तरीका। सेकंड तरीका देखिए, सेकंड तरीका क्या, अब और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो बाय इंडिकेटिंग टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर चेंजेस ये बताते हैं एग्जांपल के साथ। तो किस तरफ, यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट साइड प्लस हीट लिखेंगे, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है इसीलिए प्रोडक्ट साइड प्लस हीट लिखें। यदि टेम्परेचर डिक्रीज करता, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज यानी कि देखिए अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ यानी हीट प्रोड्यूस हुआ, तो हम लोग प्लस हीट किधर लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड। ठीक, यदि हम लोग हीट को यूज करके रिएक्शन करवाते हैं तब रिएक्टेंट साइड लिखते प्लस हीट, समझ में आ रहा है, तब लिखते कि रिएक्टेंट साइड प्लस हीट। और यदि हीट प्रोड्यूस हो तो प्रोडक्ट साइड प्लस हीट। कोई डाउट, ये हुआ दूसरा तरीका ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने का। ठीक है, तीसरा तरीका बाय इंडिकेटिंग प्रिसिपिटेट, दिखाएंगे कि कहीं प्रिसिपिटेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे एग्जांपल आपका हो गया वही लीड पोटासियम आयोडाइड वाला,
प्लस लीड नाइट्रेट सॉरी रिएक्ट टू फॉर्म लीड आयोडाइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ था, इसको ऐसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। गैस ऊपर की तरफ जाता है इसीलिए उसको ऊपर दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया था H2 को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। और जब प्रिसिपिटेट नीचे जमा होते जाता है उसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, नीचे की तरफ साइन दिखाकर। क्लियर? तो इस तरह और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन गया केमिकल इक्वेशन। अब ये भी पता चल गया कि ये क्या है, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में है यहाँ पे। पहले नहीं ना पता चल रहा था, अब पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रिसिपिटेट के फॉर्म में है। चलिए और कोई तरीका, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, चेंज इन, अब एक और है चेंज इन टेम्परेचर, फिर चेंज, अब स्टेट को दिखा दिए। दो तरीका, प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है या नहीं, ये तरीका। तीसरा तरीका ये भी वही है। और फिर एक और है कंडीशन को दिखाकर। क्या? कंडीशन को दिखाकर। कंडीशन जैसे फोटोसिंथेसिस होने के लिए कौन कौन कंडीशन जरूरी है? सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल जरूरी है, तब जाके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। क्या होता है उसमें? CO2 प्लस H2 आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाता है C6H12O6 प्लस H2O। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन रहता है सनलाइट और क्लोरोफिल ठीक है। अमोनिया का बनने के लिए जैसे था तो वहां पे भी आपको मिलेगा H2 प्लस N2। यहाँ पे जैसे N2 प्लस H2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे 600 केल्विन का टेम्परेचर, 200 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कुछ कैटलिस्ट की जरूरत होती है, जिसकी वजह से NH3 का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग ऐसे भी दिखा सकते, कंडीशन को भी दिखा के और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं केमिकल इक्वेशन को। देखिए पहले नहीं पता था कि इसके लिए सनलाइट और क्लोरोफिल भी जरूरी है। कोई बोलेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगा ये ग्लूकोज बन जाएगा, चलो हम बनाते हैं। नहीं, उसके लिए सनलाइट और क्लोरोफिल जरूरी है, जो क्लोरोफिल से पेड़ में होता है, हरे हरे पार्ट में। तो वो दूसरा चीज है, बाद में आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। पहला तरीका, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दूसरा तरीका, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। यदि प्रोड्यूस हो रहा है हीट तो प्लस हीट प्रोडक्ट साइड लिखेंगे, यदि ऑब्जर्व हो रहा है हीट तो रिएक्टेंट साइड प्लस हीट लिखेंगे। और प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान यदि कोई किसी प्रकार का एनर्जी रिलीज हो, किसी प्रकार का एनर्जी रिलीज हो तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सो एग्जिस्ट होना, एक्सो एग्जिस्ट होना, तो एग्जिस्ट हो, किसी प्रकार का भी एनर्जी निकले तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे सनलाइट का यूज हुआ, ठीक है। तो इंडोथर्मिक हुआ, यहाँ पे इंडोथर्मिक एनर्जी के यूज हम लोग किए। जैसे H2O को जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे तो H2 और O2 में टूटेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो पे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यूज हुआ तो इसको इंडोथर्मिक बोलते हैं। क्लियर? तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। तो पहला, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दूसरा, बाय इंडिकेट द हीट चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। और तीसरा, कंडीशन। और एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक क्या है? जिस मान लीजिए किसी रिएक्शन के दौरान यदि एनर्जी रिलीज हो रहा है किसी प्रकार का भी, वो हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी किसी प्रकार का एनर्जी यदि रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक, और यदि ऑब्जर्व हो रहा है तो इंडोथर्मिक। तो आज के लिए काफी हो गया, वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होते हैं, उसको बैलेंस करने का बताऊंगा, कैसे बताया किया जाता है बैलेंस। तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करिएगा यदि पढ़ाई पसंद आए तो। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।